मेरे पिताजी किसान थे, हाँ। मेरी माँ अनपढ़ थी, अच्छा। एक क्लास भी नहीं पढ़ी। मेरे दादाजी किसान थे, हाँ। दादी मैंने देखी नहीं। अच्छा। मैं शुद्ध जिसको बोलते हैं एक ग्रामीण हुँ, कृषक परिवार से आता हूँ। हुँ, माँ बाप का ये था कि भाई अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। हुँ, भविष्य का तो किसी को पता नहीं था। तो हुँ, ना तो उन्होंने नौकरी करी, ना नौकरी की कल्पना नहीं करी। हुँ। उनको तो स्टेट सर्विस ही नहीं करी, तो ऑल इंडिया सर्विस तो एक वो पता ही नहीं था पता ही वो। नहीं था। हुँ, तो उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, हुँ, उनका आशीर्वाद था। अच्छे हुँ, स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले, उनके हुँ, आशीर्वाद से जीवन यहाँ तक हुँ। पहुँचा है। तो कितने लोग हैं परिवार में जो आईएएस, आईपीएस इसमें हैं? हम 5 भाई हैं, 2 हुँ, बहनें हैं। हुँ, पाँचों भाइयों में 2 आईएएस में, 2 आईपीएस में, हुँ। 1 कस्टम कमिश्नर से रिटायर हुए हैं। अच्छा, 5 अच्छा। भाई हैं। तो मैं रिसेंटली जब आपसे फ़ोन पे बात कर रहा था तो मैंने आपको कहा कि सर 80 मिनट्स का होएगा हमारा ऑलमोस्ट ये पॉडकास्ट। तो आपने कहा कि 80 मिनट तो मैं और ज़्यादा पढ़ लेता तो आईएएस ही बन जाता। तो ये कसक अभी भी है क्या दिल में? बिल्कुल कसक नहीं है। मैं एमए फाइनल में था यहाँ, हाँ, दिल्ली में पढ़ने आया था एक विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू जेएनयू विश्वविद्यालय। में। हाँ। तो उस टाइम आईएएस की मिनिमम एज होती थी 21 साल हुँ, और आईपीएस की होती थी 20 साल। हुँ। तो मैं 20 का हुआ तो पात्र सिर्फ आईपीएस का हुआ। अच्छा। तो मैंने भी किस्मत आजमाई कि देखे-देखे भाई दुनिया पास होती है। हाँ, भगवान की मेहरबानी हुई, उसमें पास हो गया। तो हाँ। मैंने आगे परीक्षा ही नहीं दी। मेरे को कोई नौकरी मिलनी थी, नौकरी मिल गई। तो बहुत यंग थे 20 अच्छा 20 में ही आपका रिक्रूट हो गया था? तो कहाँ पे आपकी फिर ट्रेनिंग कहाँ माउंट आबू में हुई या मसूरी में फिर? इनिशियली आप जाते हो फाउंडेशन कोर्स के लिए। हुँ, तो फाउंडेशन कोर्स 4 महीने का होता है, सब ऑल इंडिया सर्विसेज का मसूरी में होता है। हुँ, तो उसके बाद आप प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाते हो। हुँ, सबको सर्विसेज की प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। हुँ, तो हुँ, पुलिस का हैदराबाद में है, हुँ, नेशनल पुलिस एकेडमी में। ओके। वहाँ किया, हुँ, फिर 1 साल वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे हुँ, वेस्ट बंगाल का ऑर्डर अलॉट हुआ। हुँ, 3.5-4 साल में वेस्ट बंगाल में रहा। हुँ, फिर काडर सरकार ने बदला राजस्थान, तो मैं हुँ। राजस्थान आ गया। वैसे मन नहीं लगता ना वेस्ट बंगाल में राजस्थान नहीं वालों नहीं, का? अच्छी जगह, अच्छी कार्डर जगह। वार्डर चेंज करवा के आ ही जाते हैं आधा होम सा टाउन। आधा से बंगाल में राजस्थानी और मारवाड़ी हैं। हाँ, बंगाल के हर शहर में, हर कस्बे में आपको मारवाड़ी मिलेगा। बिज़नेसमैन। बिजनेस भी है, आप हाँ, ज़्यादातर व्यापार में हैं, ज़्यादातर हाँ, व्यापार हाँ। में, ज़्यादातर व्यापार तो आप तो कबड्डी नहीं कबड्डी बोल रहा हूँ, आप अपना बास्केटबॉल खेलते थे ना जेएनयू खेलते में? खेलता उसके भी था आप कैप्टन वगैरह रहे, फिर सब। टेबल टेनिस के भी और फिर इंटरमीडिएट स्कूल में भी। तो स्पोर्ट्स में स्टार्टिंग से ही हो? गाँव के थे और क्या करते, रुचि थी, मौका मिल गया। अच्छा, अच्छा। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। तो सर जब पुलिसिंग की जर्नी आपकी स्टार्ट हुई आईपीएस की, तो तब आपके ब्रदर भी शायद उसी में थे और आप उसके बाद वो रिटायर भी हुए एज डीजीपी और फिर पॉलिटिक्स में आए। तो आपने कभी उस वक़्त ये सोचा था कि भाई मेरे को भी इसी तरीके से पॉलिटिक्स में जॉइन करना है? मैंने कभी प्लान करके हुँ, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचा था। हुँ, जो हुआ, हुँ, एक घटनाक्रम था, हुँ, परिस्थितियाँ बनी, हुँ। वो हो गए। बाकी अच्छा। प्लान किया हो उसके बारे में कभी, हुँ। मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा, कभी प्लान नहीं करके आए थे आप। नहीं। तो जब आप सर आईपीएस बने थे, तो जो आपको पहली बार जो सबसे बिगेस्ट चार्म जो था, वो जॉब का क्या लगा था? 1991 में शायद आप एस 76 में। नहीं, नहीं 76 बैच था आपका। हाँ, ओके, आप एसपी कब बने थे सर पहली मैं बार? 80 में। 80 में। तो उस वक़्त वो जो बिगेस्ट चार्म होता है एक एसपी वाला कि वो क्या था जो आपके लिए? मैं एक स्वतंत्र विचार का आदमी हूँ। मैं हाँ, कहता हूँ जो मेरे पास अगर कोई पीड़ित आएगा, हाँ, उसको हाँ। न्याय ज़रूर दूँगा अच्छा। और जो कानून के मुताबिक न्याय होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने प्रयास यही किया कि अब हाँ। भगवान ने अपने को सब कुछ दिया है। हुँ, हुँ। अगर कोई पुलिस के पास वही आता है जो पीड़ित होता है। हुँ, पुलिस किसी को ज़मीन नहीं दे सकती, हुँ, कोई फेवर किसी को नहीं कर सकती। हुँ, पीड़ित आदमी को न्याय दे सकती है, हुँ, कानून के मुताबिक। हुँ, क्योंकि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, उस टाइम हुँ, सामंतवाद हुँ, चरम सीमा पे था, उस तरह की सोच थी। हुँ, हुँ, मैं हुँ, किसी जाति वर्ग की बात नहीं कर रहा, पर हुँ, सामंतवादी सोच हमारे वहाँ हुँ, प्रमुख थी। हुँ, तो काफ़ी लोग अपना अधिकार इसीलिए नहीं मांगते थे कि हुँ, हमारी तकदीर में यही है, दब के रहना। हुँ। जो डोमिनेंट कास्ट थी उससे। जिसका भी जो भी था। हुँ, जैसे आज भी राजस्थान के बहुत सारे आपको गाँव मिलेंगे हुँ, कि कोई दूल्हा है किसी वर्ग विशेष का, हुँ। घोड़ी पे बैठ के नहीं जा सकता। हाँ, ये बड़ा तो हर बच्चा अनफॉर्च्यूनेट चाहे है। वो तो एक इस तरह का प्रदेश है हमारा, इस तरह की सोच रही है, हुँ, धीरे-धीरे हुँ, खत्म हो रही है, हुँ। पर पूर्णतः समाप्त हो गई, अभी तक मैं नहीं मानता हूँ। ओके। सर आपने 2 शब्द बड़े खूबसूरत इस्तेमाल करे कि पुलिस के साथ में न्याय और फ़ेवर। ये तो ऑक्सीमोरन है पुलिस के लिए। अगर हम देखते हैं न्याय कहाँ पे होता है पुलिसिंग में आजकल और फ़ेवर तो सबसे ज़्यादा होता है पुलिसिंग में। आप कह रहे हो कि न्याय नहीं होता, हाँ। मैं कह रहा हूँ न्याय देना पुलिस का कर्तव्य है। हुँ,
उसकी ड्यूटी है एंड दे आर पेड फॉर इट. इफ यू आर डूइंग जस्टिस, यू आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीवन, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब. तो जैसे जमीन किसी एक का नाम है, कब्जा किसी दूसरे का है, उस आदमी के रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम है, पर कब्जा नहीं है. अब उसको जिसका नाम उसका कब्जा दिला दे तो न्याय हुआ ना. आप किसी की छीन नहीं रहे हो, पर उसकी जमीन है इस पर नहीं. तो ऐसे बहुत लोग आते हैं. किसी को किसी ने पीट दिया, कोई उसकी सुन नहीं रहा, तो उसको तो पीटा है, मेडिकल और जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो करनी चाहिए. तो मैं इंश्योर ये करता था कि अगर मेरे पास आए, क्योंकि पुलिस के पास कोई वो तो है नहीं, कोई फेवर के लिए आता है, पीड़ित ही आता है, अक्यूज तो कभी नहीं आएगा. पीड़ित किस लिए आएगा? साहब मेरे साथ ये घटना हुई है, मुझे इसमें न्याय दिलाए. वैसे न्याय देना न्यायालय का काम है, पुलिस एक प्रक्रिया है. आप एक चार्जशीट कोर्ट में फाइल करते हो, उस पर एडजुडिकेट तो कोर्ट करता है. तो मैं लोगों को भी समझाया जिनके साथ में काम करता था, मेरे चाहे माते थे, साथी थे, मैं आप किसी का कुछ मत करिए, पर अगर कोई आदमी आपके पास आए, ये तो आप तमीज से पेश आइए. एक पीड़ित आदमी आया है, वैसे नर्वस है, बड़े अधिकारी को मिल ही नहीं सकता, कैसे तो मिला होगा आपसे, तो उसको खड़े रह के क्यों बात करते हो? उसको बिठा दीजिए, प्लीज सिट डाउन, सरकारी कुर्सी है, ऑफर हिम अ ग्लास ऑफ वाटर. क्या जा रहा है? हाँ, ठीक बात है, दैट्स हिज राइट, बेसिक डिग्निटी है ना उसकी. हाँ. इसमें ही लोग कर जाते हैं, हमारे सामने बैठे क्यों, आपकी मजाल कैसे हुई, क्यों भाई? आप भी सरकारी कुर्सी पे बैठे, वो भी सरकारी कुर्सी पे बैठा है, अपने घर बुलावा नहीं बुला, पर कार्यालय में कोई आता है तो आपको करना चाहिए. इट्स योर लीगल ड्यूटी, इट्स योर ह्यूमन ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ फेलो ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ योर दिस थिंग. तो ये कहीं के मैंने ह्यूमन टच देने की कोशिश करी जितना मैं करता था. एक पर्सनल टच. तो सर, जब जैसे आपने अभी बात करी थी कि वहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था इतनी है राजस्थान में कि लोग आते ही नहीं थे पुलिस के पास में, तो तब से लेकर और अभी तक जब आपने नौकरी की स्टार्टिंग करी थी 76 के बाद से, और जब आपने 14 तक, क्या चेंजेस आपने महसूस करे? मैं छोटी सी एक उदाहरण देके बताना चाहता हूँ इस बात को. पुलिस में लोएस्ट रैंक कांस्टेबल की होती है, सिपाही की. ठीक है. और मैं मानता हूँ जो सबसे छोटे पद पे कोई गरीबी आता हो, अमीर लोगों के बच्चे तो सिपाही बनते नहीं, ठीक बात, अफसरों के बच्चे तो सिपाही बनते नहीं, पूंजीपतियों के नहीं बनते. अब वो गरीब लड़के का भी भर्ती होने आता है. तो जब व्यवस्था थी पहले वो लिखित परीक्षा होती थी. उसमें लिखित परीक्षा में अपना नाम लिखता है, पिताजी का नाम, गांव, जाति, और सब्जेक्टिव. तो अब वो चली गई किसी की कॉपी जांच होने के लिए, तो हो गया उसका तो फैसला. अब उसके बाद अगर मान लीजिए उसकी किस्मत अच्छी है, वो लिखित में पास हो गया, जैसे भी फिजिकल होता था. अब फिजिकल उनको ऐसे चीज कराते थे, दंड बैठक, चिनअप्स, शॉर्ट पुट. अब ये टेक्निकल चीजें, इसको प्रैक्टिस हो उसी होगा. अब ये गांव का लड़का 10वीं पास है राजस्थान में, 10वीं, उसको तो यही पता नहीं, प्ले ग्राउंड ही नहीं देखा उसने. अब ये शहरी सुविधाएं थी, शहर के लोगों को थी, ये तो हरदम बैठे रहते थे. और उसमें भी अगर पास हो गया तो आपको इंटरव्यू में पहुंचना पड़ता है, इन तीनों हर्डल्स को क्रॉस करके. इंटरव्यू में राजस्थान में ऐसी व्यवस्था थी कि पुलिस में कि आपके रिटर्न में, फिजिकल में कितने ही मार्क्स हों, अगर इंटरव्यू में 40% नहीं आए तो आप पास नहीं होगे, कांस्टेबल नहीं बनोगे. भर्ती की प्रक्रिया ऐसी थी कि ज्यादातर उस जमाने में सिपाही होते थे जो भर्ती होने आते थे, वो ग्रामीण परिवेश के होते थे, और इंटरव्यू जो अधिकारी लेते थे शहरी परिवेश के थे. अच्छा, ठीक बात है, सिस्टम ऐसा था हमारा. सर्विसेज में ये लोग आते. तो मैं नहीं कहते खराब थे, इनको पता ही नहीं है ग्रामीण किस परिस्थिति का आदमी है, कैसे यहाँ तक पहुंचे. तो मैं, अब वो आता था नौकरी के लिए, जो भी भर्ती होता है. हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही है उसकी. तो मेरी नौकरी का फैसला, मेरा ये मानना है कि मेरी काबिलियत से होना चाहिए, किसी की मेहरबानी से नहीं होना चाहिए. तो जब मुझे 2009 में राजस्थान पुलिस का महानिदेशक बनने का मौका मिला, और जब मैं इस पोजीशन में बताया कि रूल्स चेंज कर सकता हूँ, मैंने पहला किया कि कोई किसी का इंटरव्यू नहीं होगा. अच्छा. आप OMR शीट पर उसका रिटन एग्जाम लीजिए, उसको पता ही नहीं आपकी जाति क्या है, बिरादरी क्या है, और एक फिजिकल आप आइटम कराओगे 10 किलोमीटर्स का 45 मिनट्स में, वॉक कम रेस. जो कर लेता है इज अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन. आजकल कंप्यूटर का जमाना है, लाठियां पुलिस ने बंद कर दी, तो पहलवान किस लिए भर्ती कर रहे हो? कबड्डी करवाओगे, कुश्ती कराओगे? और जो नहीं आता 2 साल की ट्रेनिंग, तो वो ट्रेनिंग में सिखाते हैं ना. तो गांव से आ रहा है, सीधा पहली बार शेर देख रहा है. तो मैं मानता हूँ कि मैंने उसके बाद राजस्थान पुलिस का स्वरूप ही बदल गया. अब ये जो लड़के हमारे भर्ती होते हैं, वो कहते हैं हमें किसी ने भर्ती नहीं कराया, अपनी काबिलियत से
और जो फेल होता है वो किसी को दोष नहीं देता कि जातिवाद चल गया, सिफारिश चल गई और कोई चीजें चल गई, वो कहता भाई इसका आना था, बिकॉज उसका ह्यूमन इंटरेक्शन है ही नहीं ओके विद एनीवन, हाँ so he is being recruited on his merit, so this is a thing which I could do, क्योंकि मैक्सिमम जो पुलिसमैन होते हैं 90% ऑफ देम आर कांस्टेबल्स, इफ ही कम्स फ्रॉम अनफेयर मींस तो क्या व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, अनफेयर ही करेगा वो पूरी जिंदगी, फिर वो तो होता है। पर सर आपने बड़ी खूबसूरत बात करी, जैसे पुलिस रिफॉर्म्स की बात करी आपने, ये ओएमआर सीट वाला और ये तो 1861 का जो पुलिस एक्ट है, और मैं अगर एक बिगर एस्पेक्ट में देखता हूँ तो हमारी जो पुलिसिंग है वो एक तरीके से वही कॉलोनियल तरीके से काम करती है। पुलिस का मतलब ये है कि कंट्रोल करके आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। और इस सोसाइटी में जब हम कम से कम 100-125 साल आगे आ चुके हैं, तो एक डेमोक्रेसी के अंदर हम रह रहे हैं, तो पुलिस फिर भी उसी माइंडसेट से काम करती है। तो ये जो कंट्रोल करके काम करने वाले से हम कोऑपरेशन के ऊपर कब आएंगे और ये किस तरीके से चेंज होगा? जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि पहलवान थोड़ी ना पहलवान भर्ती कर लिए, लठ थोड़ी ना मारने हैं। लठ मारना इसका मतलब तो यही है कि आपको हाँकना है जनता को। तो ये चेंज कब, एक बिगर एस्पेक्ट में कब चेंज होएगा? जो आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है, पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी ये 1861 की जो पुलिस एक्ट की आप बात करते हो, या अभी आप बात करते हो पुलिस की, पुलिस पावर की, ये अंग्रेजों के टाइम था। उस टाइम अंग्रेजों ने इस देश के जनता को पुलिस के दम पे कंट्रोल किया। अंग्रेज चले गए, वो व्यवस्था भी रह गई। तो उसको बदलने का काम तो जो आजाद हिंदुस्तान के जो भी नेतागण थे, उन्होंने भी धीरे धीरे पुलिस को वो इस्तेमाल किया जो अंग्रेज करते थे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, which is not, that is illegal, improper, inhuman and unfair as well. Very true. तो सर इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं तो पुलिस के मामले में एक ये भी है कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, जैसे जोहरान मेमदानी हैं जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं न्यूयॉर्क का, उनका भी उन्होंने भी 2020 में आफ्टर द मर्डर ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड एक बात कही थी कि वी शुड डिफंड द पुलिस। तो डिफंड द पुलिस का एक जो ट्रेंड अमेरिका में चला, जो टेक्सास में थोड़ा सा करा भी गया कि भाई आप धीरे 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 करके पुलिस को डिफंड करना शुरू करिए और उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे एक बहुत अच्छे पब्लिक सेफ्टी इंस्टीट्यूशन के साथ, क्योंकि पुलिसिंग एक लाइलाज बीमारी हो चुकी है जिसमें मतलब आप उसको गैल्वेनाइज कर ही नहीं सकते, वो इतने डिलेपिडेटेड स्टेज में है। तो क्या हम हिंदुस्तान के परिपक्ष में भी ऐसा कर सकते हैं, स्पेशली उन केसेस में जिसमें जैसे कि भाई किसी दुकानदार का आपस में झगड़ा हुआ या सिविल सोसाइटीज के कोई इश्यूज हुए, या फिर अगर हम इसी का सिक्का पलट देते हैं तो दूसरा देखते हैं कि हमारे लोग भी ऐसे ही हैं जो बिना लठ मारे मानने ही नहीं किसी की। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस को डिफंड करिए, पुलिस हाँ, को रिप्लेस विद ए पब्लिक सेफ्टी इंस्टीट्यूट। हाँ, किसी भी व्यवस्था में व्यवस्था को चलाने वाले आदमी तो आपको चाहिए, उसका नाम कुछ भी दीजिए। जैसे कानून व्यवस्था है, हर कोई चाहता है कानून व्यवस्था कायम हो, तो कायम करने के लिए कोई एजेंसी तो बनानी पड़ेगी, ऑब्वियसली। और जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ आपको रोकने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। तो पुलिस इज जस्ट अ फॉर्म, पुलिस इन इटसेल्फ इज नॉट अ एंड, अपने आप में कुछ नहीं है। पुलिस आपके हाथ में जो भी सत्ता है, सत्ता पक्ष है या जनता है, जनता के हित की रक्षा करने के लिए बनी तो इसलिए कि आपके साथ अन्याय नहीं हो। ठीक बात और है। अन्याय कोई करे तो उसको आप कानून के मुताबिक सजा दिलवाओ, बनी इसलिए। अब उसका दुरुपयोग होता है या सदुपयोग होता है एक अलग विषय है। जैसे एक गाड़ी आप खरीदते हो, कार खरीदते हो ना, कार 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक की मिल जाएगी। कार में मानता हूँ एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का एक माध्यम है, मीडियम है ना, जल्दी जाने के, सुरक्षित जाने का। अब उस कार से आप जा भी सकते हो, उस कार से आप एक्सीडेंट भी कर सकते हो, उस कार से किसी के चला के मार भी सकते हो। आजकल ये भी हो रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में। तो उसलिए तो बनी नहीं थी, तो वो दुरुपयोग हो गया। तो पुलिस अपने आप में कोई खराब नहीं है, पुलिस को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो, इट्स अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग क्लास। अंग्रेजों ने किया बिकॉज अंग्रेजों के टाइम में प्रजातंत्र नहीं था, साम्राज्यवाद था। तो उन्होंने तो अपने अंपायर को, जिनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट अ वेलफेयर स्टेट, उसको बरकरार रखने के लिए ये बनाई पुलिस। तो उन्होंने खुद की आवश्यकता के साथ बनाई। पर जब वो चले गए तो जो भी हमारे वर्तमान व्यवस्था में लोग हैं उनको तो बदलाव करना चाहिए था कि आज हमें किस तरह की पुलिस चाहिए। ठीक बात है। पुलिस तो जैसा जो मालिक कहेगा, जो संचालक कहेगा वैसे तो करेगी ना। अब ये संचालक को निर्णय करना है कि आप पुलिस से क्या चाहते हो। ओके। और संचालक को कौन बनाती है? जनता।
नहीं सर, ये आप घुमा फिरा के वही बात जनता पे ले आए। बता। तो जनता की बात के अलावा एक किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का एक डेकोरम होता है और एक मेंटेलिटी भी होती है, मैं बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में कहूँ। तो पुलिस की मेंटेलिटी आज भी यही है कि आप एक गरीब आदमी एफआईआर लिखवाने चला जाए, उसकी एफआईआर नहीं लिखते हो। और दूसरा, अगर चालान पे पकड़ने पे कोई एक इन्फ्लुएंशियल बंदा है, वो फोन पे बात करा दे तो सारे रूल खत्म। तो व्हाट इज दिस इज कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन। पुलिस की गलती नहीं, उस व्यक्ति की गलती है। मैं मानता हूँ ये होती है। जैसे एक ड्राइवर को मैंने गाड़ी दी, ड्राइवर गाड़ी से मुझे सुरक्षित स्थान पे पहुंचा जाता है, गाड़ी अच्छी है और ड्राइवर खराब है, खुद भी मरेगा, 2 और आदमी को मारेगा, तो गाड़ी का तो दोष बिल्कुल नहीं है, वो ड्राइवर की गलती है ना। तो पुलिस में जो गलती करा उस व्यक्ति की, और ज्यादा जिन्होंने उन लोगों को वहां पोस्टिंग करी है उनकी गलती है, सिस्टम की गलती नहीं है। एफआईआर लिखवाने वाले की गलती है मतलब? ना, जो पुलिस को ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप पोस्टिंग दे रहे हो कि जो एफआईआर नहीं लिखता। एफआईआर लिखाना तो आपका अधिकार है, बिल्कुल आपको जाना चाहिए, और पुलिस की ड्यूटी है। बड़ी विचित्र बात है हिंदुस्तान में, अभी भी कभी कभी सुनने को मिलता है कि हर आदमी, किसी भी पुलिस एक्ट का वो है कानून कि कोई आदमी एफआईआर दर्ज करा सकता है और उसको उसकी कॉपी देनी पड़ती है पुलिस को उसके। तो कितने लोगों को कॉपी दे रहे हैं? नहीं, मैं रिसीविंग ही नहीं देते। तो हमको दिलानी चाहिए ना ये। तो कौन दिलवाएगा? कोई पुलिस अपने आप है, तो उसके ऊपर भी तो कोई व्यवस्था होगी। अगर पुलिस वाला कोई गलती करता है तो कोई ऊपर वाले तो होंगे देखने वाले, वो क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं इसको? होम डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्टर है, पर ऑफिसर्स भी तो हैं। ऑफिसर्स हैं, शिकायत करो, सुने। हाँ, वो भी, उनको भी, जैसे एफआईआर की बात करी तो मेरी बात डीजीपी अमोद कंठ से हो रही थी, तो उन्होंने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई एफआईआर को भी इस तरीके से आप ट्रीट करते हो कि वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, फिर उसको मान लिया जाता है कि यही लास्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसमें जिसका नाम अक्यूज्ड को अक्यूज्ड के तरीके से ही ट्रीट करते हो। दूसरी, इसी के ऊपर मेरी बात हुई जस्टिस कौल, सुप्रीम कोर्ट के सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं वो, इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि भाई एफआईआर तो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है, फैक्ट फिगर और उसका, तो इसका भी कितना मिसयूज होता है पुलिसिंग में, मतलब। बिल्कुल। व्हाट एफआईआर है क्या? प्रथम सूचना। मैंने आपको सूचना दी, उसमें कुछ नहीं, उसके तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन तो बाद शुरू होता है ना, और इन्वेस्टिगेशन से आपको प्रूव करना पड़ता है सच है झूठ है। तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम है। एफआईआर वाले की तो कोई गलती नहीं, दे दी साहब, जो भी उसने समझ में आई, तफ्तीश करो। फिर वो तफ्तीश कहाँ, पुलिस में खत्म नहीं होती है, उस तफ्तीश में आप सही मानते हो गलत मानते हो, उसको कोर्ट में पेश करनी पड़ती है। चार्जशीट जो होती है, अगर सही मानते हो, एफआईआर फाइनल रिपोर्ट अगर उसको गलत मानते हो, और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है, तो प्रोसेस है, और कोर्ट में जाएगी प्रोसिक्यूशन के थ्रू। नहीं लगा, एपीपी होते हैं ना अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो एक व्यवस्था है। व्यवस्था में मैं खुद कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि सुधार की आवश्यकता है। पुलिस में भी सुधार की आवश्यकता है, वहां से शुरू हो। प्रोसिक्यूशन में भी नहीं है और जुडिशरी में है। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के बड़े से बड़ी परीक्षा होती है, आईआईटी की होती है, आईआईएम की होती है, आईएएस, आईपीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब एग्जाम्स के थ्रू होते हैं ना। और आप मानते हैं एग्जाम सिस्टम बेस्ट सिस्टम है, जुडिशरी में क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होता? हाईकोर्ट सर, आप जुडिशरी की बात कर रहे हो, आप पहले अपने महकमे को तो ठीक करो। मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मेरा हमको जनता हमसे नाराज होती है, हरा देती है हमको। तो जनता के पास मैं स्वागत करता हूं। मैं आपकी बात से कंप्लीटली सहमत हूं। मैंने ये क्वेश्चन जस्टिस कौल के सामने रखा, तो उन्होंने कहा कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है, पर हमारे पास उसका कोई एक ऑल्टरनेट नहीं है। हम लगे हुए हैं चीज को ढूंढने में, पर वो हमारे को एक अच्छा ऑल्टरनेट उसका मिल नहीं पा रहा, क्योंकि अदरवाइज ये प्रोफेशन, जुडिशरी का जो प्रोफेशन है, वो फैमिली एंड फ्रेंड्स का ही बनता जा रहा है। और वहां पे जस्टिस कार्ड जो ने मेरे को कहा कि वहां पे होता क्या है, बार्गेनिंग होती है कि तू मेरा रख ले, मैं तेरा रख लेता हूँ। ये तो बिल्कुल सही है, पर आप एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर करके ये नहीं कह सकते कि ये खराब है तो वो खराब। आपने 2016 में इसके ऊपर पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई थी। मैं उठाता हूं, मैं तो हर चीज का कहता हूँ। पॉलिटिक्स में भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। आज पॉलिटिक्स इतनी महंगी हो गई है, और रिफॉर्म्स के साथ साथ में, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं रोक रहा हूँ, जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट आईएएस आईपीएस हैं, उनको तो थोड़ा सा कम ही आना चाहिए। क्या पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में वो आए जिसको जनता स्वीकार करे, वो आ सकता है, वो जीता तो वोट से है, सर्विस थोड़ी जीतता है कोई भी आदमी। ये डेमोक्रेटिक राइट है किसी को भी लड़ने का। अब पार्टी से लड़ो, निर्दलीय लड़ो, जैसे भी आप लड़ो, बट वो लड़ने से तो नहीं जीतता, जीतता तो वोटों से। इवेंचुअली लोग ही इलेक्ट करते हैं। जो लोगों को जो स्वीकार है स्वीकार कर लो। मैं तो खुद मानता हूँ इसको, वो ही इस देश में राज करे जिसको जनता स्वीकार करे, क्योंकि हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक, हमारे डेमोक्रेसी यही कहती है जिसको वोट मिले वो।
ओके सर, आपको मैं आपके जो डीजीपी का टेन्योर था वो लॉन्गेस्ट सर्विंग डीजीपी का टेन्योर था 2009 से 13 के बीच में, और उस वक्त गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो आपकी कांग्रेस से नजदीकता थी तब? जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 38 साल नौकरी करी है, कांग्रेस का शासन था क्या? मैं तो मनमोहन सिंह जी नहीं सर, लॉन्गेस्ट सर, डीजीपी की रैंक। अब जो आदमी जब 60 साल का हो गया, जब रिटायर हो गया, पहले ले लो। रिटायर करने की थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं, पोस्ट की बात कर रहा हूँ। ये तो मैं कुछ नहीं इसके बारे में कहूंगा। हाँ। और जब चीफ मिनिस्टर बन के आई वसुंधरा राजे दिसंबर में, तो उन्होंने आपको रिप्लेस कर दिया। सबसे पहला काम ही ये करा कि वी शुड कीप दिस फेलो असाइड। हाँ। आपके साथ चीफ सेक्रेटरी को भी, और फिर आपको थोड़े दिन के लिए जेल दिया, महकमा दिया गया, कुछ ऐसा कुछ। जेल में नहीं भेजा, जेल महकमे में भेज दिया था। जेल तो अपने आप में ही एक वो सजा होती है, हरियाणा में कहते हैं खुड्डे लाइन लगाने वाली। तो ये मेरा क्वेश्चन जो ये था कि आपने उसका आंसर नहीं दिया कि भाई ठीक है कोई बात नहीं। वसुंधरा राजे ने जब आपको 2013 में असाइड करके आपको उस डिपार्टमेंट में भेजा, तो आपने ऐसा क्या डिप्लोमेसी करी कि 2014 में वसुंधरा राजे ने आपको टिकट दे दी? वसुंधरा राजे जी से मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, उनको अधिकार था मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री के पास अधिकार होता है किसी अधिकारी को कहाँ पोस्टिंग करें। तो जो उनका अधिकार था उन्होंने उसका प्रयोग किया, उसका स्वागत करता हूँ, मुझे कोई नाराजगी नहीं। ये उसका पावर है, इनहेरेंट पावर है आपका पोस्ट का। तो जो उन्होंने चीज समझा वो किया, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। पर मैंने उस किसी आदेश को चैलेंज नहीं किया, कभी पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी उसके खिलाफ कोई प्रेस नहीं कर ही नहीं सकते, कैसे कर सकते हैं पुलिस? मैं जो भी कुछ भी नहीं, मैं किसी को बोलता हूँ, जो जिसको अधिकार है करे। और आप टिकट किसने दिया, मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, किस व्यक्ति ने दिया मुझे पता नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी ने। आपने किसको अप्रोच किया था? मैं यहाँ नौकरी करता था दिल्ली में, वहां से हटके प्रधानमंत्री कार्यालय में यहाँ था, सेक्रेटरी सिक्योरिटी। उस पर भी मैं आऊंगा। तो यहाँ था मैं। तो लोग जो मुझे मिले, यू वर अप्रोच्ड और यू अप्रोच समवन? इट इज अ म्यूचुअल थिंग।